अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज पढ़ेंगे स्टेशनरी साउंड वेव्स। अच्छा, इस टॉपिक के पेपर में आने के चांसेस 90% से भी ज़्यादा हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और लॉन्ग या शॉर्ट में क्वेश्चन भी आ सकता है। आपने इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये टॉपिक इस चैप्टर नंबर 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको पाइप ओपन एट बोथ एंड, यानी आपके पास एक पाइप है, अगर वो दोनों एंड से खुला हुआ है तो ये केस भी पढ़ाऊंगा। अच्छा, अगर पाइप एक एंड से क्लोज है दूसरे एंड से ओपन है तो ये केस भी पढ़ाऊंगा। इसकी डेरिवेशन, इन सारे फॉर्मूलों की डेरिवेशन कराऊंगा। और सेल्फ असेसमेंट में एक न्यूमेरिकल है जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा और सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने वीडियो देख लेनी है, पूरी बात आप क्लियर कर लोगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आ जाओ। देखो भाई, स्टेशनरी साउंड वेव, मतलब स्टेशनरी वेव हमारे पास दो किस्म की होती हैं। एक ट्रांसफ़र वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे। अब ज़रा इधर आओ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने स्टेशनरी वेव, यहाँ पर आपने ट्रांसफ़र वेव बनाई हुई है, तो आप किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रांसफ़र वेव की तरह शो करते हो ये भी बताऊँगा मैं। ठीक है, इसको भी समझ लेना। अच्छा, तो मैंने क्या बताया, स्टेशनरी वेव आपके पास दो तरह की होती हैं। स्टेशनरी वेव्स आपके पास दो टाइप्स की होती हैं। एक आपके पास होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक आपके पास होती है ट्रांसफर, TRANS, ट्रांसवर्स वेव, जो कि हमने अभी थोड़ी देर मतलब कुछ टाइम पहले जो है वो स्ट्रिंग के अंदर पड़ी थी। एक हो गई ट्रांसफर वेव्स, एक हो गई आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई। अच्छा, अब देखो ट्रांसफ़र वेव कब देखने के लिए मिलेगी ये बताता हूँ। आपने अभी ही कुछ टाइम पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आपके पास एक स्ट्रिंग थी, यानी धागा था या कोई एक रस्सी थी, उसको आपने फिक्स सपोर्ट से यानी दो दीवारों पर फिक्स कर दिया था। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वॉल है और दूसरी वॉल है, दोनों जगह पर आपने फिक्स कर दिया था, अच्छी तरीके से खींच के बांध दिया था। तो फिर जब आपने बीच में से प्लग किया था, यानी बीच में से मिड पॉइंट से इसको खींचा था और जब छोड़ा था, तो आपने क्या देखा कि एक वेव ऊपर की तरफ पैदा हुई थी और एक वेव नीचे की तरफ पैदा हुई थी। तो ये थी ट्रांसफ़र वेव। ये कौन सी थी? ट्रांसफ़र वेव थी, स्टेशनरी ट्रांसफ़र वेव। अच्छा, स्टेशनरी वेव क्यों कह रहे हैं? स्टेशनरी वेव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो दोनों एंड से फिक्स है, ऊपर से जो वेव गई थी वो रिफ्लेक्ट करके वापस आई है। अगर देखो ये फिक्स नहीं होता तो ये वेव आगे चली जाती। फिक्स होने की वजह से क्या हुआ, पहले ये वाला एंड पैदा हुआ, मतलब पहले ये वाला एंड जो है वो आया आपके पास वेव में, पहले ये वाली वेव आई। ठीक है, उसके बाद कौन सी वेव आई? जब यहाँ से ये टकराया तो टकराने के बाद ये वाली वेव आई। ठीक है, अब ट्रांसफ़र वेव आपको पता है, ट्रांसफ़र वेव में क्या होता है कि वेव आगे की तरफ जा रही होती है, पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल वेव सामने की तरफ मूव कर रही है, वेव की डायरेक्शन सामने की तरफ है, ऊपर वाले के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाले के लिए, चलो इसे यहाँ बना देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ट्रांसफ़र वेव बता रहा हूँ, ऊपर आगे की तरफ जा रही है आपके पास वेव, पार्टिकल देखो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। यहाँ से मैक्सिमम एंटी नोड के बाद नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। जहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या एम्पलीट्यूड कुछ भी कह लो ज़ीरो है तो वो होता है आपके पास नोट, और जहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है वो होता है आपके पास एंटी नोट। ठीक है, तो ये इसलिए समझाया मैंने क्योंकि ये ज़रूरी था। लेकिन अब आपके पास स्टेशनरी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैदा हो रही है, तो इस चीज़ को समझो, क्योंकि देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरह से तो नहीं होती। लॉन्गिट्यूडनल वेव तो इस तरह से पढ़ी है आपने, इस तरह से पढ़ी है कि उसमें कंप्रेशन होता है और रेरिफेक्शन का एरिया होता है। ये कंप्रेशन आ गया, ये रेरिफेक्शन आ गया। लेकिन नीचे जो पाइप में मैंने बनाया है वो तो मैंने एक क्या बना दिया, वो तो मैंने एक ट्रांसफ़र वेव बना दी है। अगर यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊँ, तो ये एक ट्रांसफ़र वेव नज़र आ रही है आपको। अब ऐसा क्यों है ज़रा मैं ये बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, यहीं पे कंसीडर करो कि आपके पास एक पाइप है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लॉन्गिट्यूडनल वेव को किस तरह से ट्रांसफ़र वेव बना के पेश कर रहे होते हो, उसको कैसे स्टडी करते हो। अब इस पाइप के अंदर क्या होगा, पाइप के अंदर कोई लिक्विड नहीं है, पाइप के अंदर क्या होगी,
बिल्कुल एयर होगी, है ना। तो चलो ये एयर के मैंने आपके पास पार्टिकल्स बना दिए, ठीक है। एयर के पार्टिकल्स यहाँ बनाना शुरू कर दिए, एक जगह पे कंप्रेशन, एक जगह पे रेडिफेक्शन शो कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर पैदा किया साउंड, यहाँ पर आपने प्रोड्यूस किया साउंड। जब आप साउंड प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पर देखो, जब आप साउंड प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, आपके पास पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे, है ना। यानी ये पार्टिकल आगे की तरफ वाइब्रेट करेगा और फिर पीछे की तरफ। याद रखना, पार्टिकल वाइब्रेट करके आगे नहीं जा रहा होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब साउंड पैदा हुआ तो ये वाला पार्टिकल मूव करके यहाँ पर आ गया, ऐसा नहीं होता। ये वाला पार्टिकल समझो यहाँ पर है, इसको नीचे बना रहा हूँ, ये आगे पीछे वाइब्रेट करता है। समझ में आई बात। ये पार्टिकल क्या करता है, जब साउंड पैदा करते हो आप, डिस्टर्बेंस पैदा करते हो एयर में, तो पार्टिकल आगे पीछे मूव करता है। ऐसा नहीं होता कि आगे मूव करते ही चला जाता है, नहीं, आगे पीछे। जैसे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था ना, स्प्रिंग क्या कर रहा था, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, यही मोशन चलता रहती है। इसी तरह यहाँ भी हो रही होती है। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्टिकल भी यही करेगा, ये वाला पार्टिकल भी यही करेगा, और यहाँ पर भी पार्टिकल यही करेगा, ठीक है। अब मैं जो केस ले रहा हूँ ना, वो क्लोज पाइप का ले रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी बात। फॉर एग्जाम्पल तसव्वुर करो, इसको नहीं देखो अभी, इसको नहीं देखो, इसको देखो, ये वाला केस ले रहा हूँ। पाइप आपका क्लोज है, तो देखो जहाँ पर आपका पाइप ओपन है, यहाँ देखो, देखो मैंने बना पाइप भी क्लोज बनाया है, यहाँ पर देखो, ठीक है, अच्छी बात समझ में आएगी। अच्छा देखो, जहाँ पर आपका पाइप ओपन है वहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, ज़्यादा मतलब उसका डिस्टेंस कवर हो रहा है। यानी अगर ये यूं यूं मोशन कर रहा है, यूं यूं मोशन कर रहा है, मैं इसकी मोशन यूं यूं बना दूँ, इस तरफ बना दूँ, इस तरफ बना दूँ, क्या ऐसे नहीं कर सकता? मैं इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। असल में ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की रिप्रेजेंटेशन होती है ना, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकली। इसमें आप क्या कर रहे होते हो, आप पार्टिकल की जो एम्पलीट्यूड है ना उसको दिखा रहे होते हो। अब फॉर एग्जांपल ये यूं यूं मोशन कर रहा था, फॉर एग्जांपल मैं यूं यूं, मेरा हाथ यूं यूं हिल रहा है। अब अगर मैं इसको यूं यूं कर दूं तो कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है। बस जो हॉरिजॉन्टल चीज़ थी अब वो वर्टिकल फॉर्म में आ गई है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, जो पार्टिकल यूं यूं मोशन कर रहा था अब हमने उसको यूं यूं मोशन करता हुआ दिखा दिया है। तो यानी आपका एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे जैसे पाइप के अंदर जाते जाओगे इसकी मोशन कम होती, मतलब वाइब्रेशन कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे अंदर आपके पास एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़ी मोशन कम हो गई, तो अब जो ये आपका पार्टिकल है वो यूं यूं मोशन यहाँ तक मोशन कर पा रहा है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब आप मज़ीद आगे गए, अब आप मज़ीद आगे गए, मज़ीद आगे गए तो इसकी मोशन और कम हो गई, थोड़ी थोड़ी और कम हो गई, ठीक है। आप इसी तरह से इस पार्टिकल की मोशन को देखा तो इसकी और कम आ गई मोशन। क्यों कम आ रही है? क्योंकि आप अंदर की तरफ जाते जा रहे हो, ठीक है। इसकी मोशन और कम हो गई, ठीक है। अच्छा, आप मज़ीद आगे गए, यहाँ पर आ गए, इसकी मोशन और कम हो गई। क्यों कम हो गई? यूं यूं कर रहा था, अब हम इसको यूं यूं शो कर देंगे, ठीक है, और कम हो गई। थोड़ा सा हम इसको छोटा बनाते हैं ताकि डिफरेंस नज़र आए। अच्छा, अब आप इस पार्टिकल पर आ गए जो कि यहाँ पर है, चलो बीच वाला पार्टिकल भी ले लो। अब इस पार्टिकल पर आ गए जो कि यहाँ पर है। अब देखो ये आगे की तरफ तो जा पा रहा है, पीछे की तरफ नहीं आ पा रहा। यानी फॉर एग्जांपल समझो कि ये आगे पीछे कहीं नहीं मोशन कर पा रहा। क्यों? क्योंकि भाई ये यहाँ पर दब गया। देखो पीछे दीवार है, पीछे तो नहीं जा पा रहा, आगे और पार्टिकल है, आगे भी नहीं जा पा रहा, तो ये दब गया बीच में, यानी ये बिल्कुल भी मोशन नहीं कर पा रहा। तो समझो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है। अब इन्हें मिलाना शुरू कर दो, अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना शुरू कर दो। ये लो, देखा किस तरह से वेव आपके पास, देखो ये आ गई, ये चीज़ आ गई। ये काम हो रहा होता है यहाँ पर, ठीक है, ये काम हो रहा होता है यहाँ पर। समझ में आया? अब ये जो पार्टिकल्स की मोशन मैंने बनाई थी ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। अब आपको बिल्कुल वैसी ही वेव नज़र आएगी जो वो वहाँ पे बनी हुई है। तो समझ में आया हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव को कैसे ट्रांसफ़र वेव की तरह शो कराया? पार्टिकल के एम्पलीट्यूड की वजह से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जिस बच्चे को ये समझ में आ गई, समझ लो वो इस कॉन्सेप्ट में चीता हो गया। चीता यानी बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, अब देखो ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन, दोनों तरफ से ओपन है। अब थोड़ा सा केस बदलेगा, थोड़ा सा केस बदलेगा। क्या होगा? अब क्लोज के लिए समझा दिया, अब ओपन के लिए समझो, क्योंकि क्लोज के लिए ज़्यादा आसान था, ओपन के लिए उससे भी ज़्यादा आसान है। अब देखो क्या होगा,
देखो यहाँ वाला पार्टिकल जहाँ ओपन है ये आगे भी सही से मूव कर पाएगा, पीछे भी मूव कर पाएगा। उसकी वजह क्या है, कोई बाउंड्री ही नहीं है। जब बाउंड्री नहीं है तो आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जब आप इस पार्टिकल को यूं करके शो करोगे, है ना। बीच में आपको मिनिमम मिल रहा होगा, बीच में मिनिमम मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम मिल रहा होगा, यानी ये वाला पार्टिकल जो है वो नहीं मोशन कर पाएगा। तो जब ओपन होगा, पाइप ओपन होंगे, तो जहाँ पर पाइप ओपन है ना वहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल रहा होगा। जैसे देखो मैंने दोनों तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो किया माशाल्लाह से, है ना। और बीच में मैंने एंटी नोट, बीच में मैंने नोट शो कर दिया। चलो ये हो गया, चलो ये समझ में आ गई ना बात। अच्छा अब आ जाओ डेरिवेशन की तरफ। अब ओपन पाइप को देखते हैं, ओपन पाइप की डेरिवेशन को करते हैं, ठीक है। ओपन पाइप आपको समझाना है। अच्छा इस डायग्राम को मैं यहाँ बना लेता हूँ। पाइप ओपन के लिए काम कर रहा हूँ मैं, फिर बता रहा हूँ क्लोज के लिए आगे काम करूँगा। मैं रिमूव ही कर देता हूँ, आप लोग आगे इस तरह मेरे साथ काम करते चले जाना, ठीक है। अच्छा तो इसको मैं ऊपर बना दूँगा। चलो मैं फिर बता रहा हूँ, ओपन पाइप के लिए काम कर रहा हूँ, क्लोज के लिए नहीं। अच्छा ऑर्गन पाइप सुन लो, ऑर्गन पाइप का मैंने नहीं बताया। आपने बांसुरी देखी है, इसी तरह से बहुत सारे शहनाई देखी होगी। वो बहुत सारे पाइप वाले जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसमें जो पाइप होता है उसी को ऑर्गन पाइप बोलते हैं, ठीक है। देखो ऑर्गन पाइप हमारे वो जिस्म के अंदर की पाइप की बात नहीं कर रहे हैं, ये बांसुरी हो गई। इसी तरह ये ढक्कन देखो, इसमें से भी हवा जा रही है, आवाज़ आ रही होगी आई होप। तो ये भी एक ऑर्गन पाइप हो गया, छोटा है लेकिन ऑर्गन पाइप है। तो ये बांसुरी, शहनाई और इसी तरह वो बड़े बड़े जो भोपू होते हैं, तो ये सारे ऑर्गन पाइप होते हैं, सही है, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा तो एयर कॉलम भी मैं बता देता हूँ क्या होता है, अभी मैं बनाऊँगा तो एयर कॉलम भी बता दूँगा। चलो ये आपके पास एक ओपन पाइप हो गया। अब ओपन क्यों है, आपको ईजीली बात समझ आ रही है कि ये खुला हुआ है। याद रखना ओपन पाइप के ओपन वाला जो एंड होगा वहाँ पर आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ठीक है। तो ये आपकी आ गई लेंथ, ये आपकी। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास पाइप की आ गई लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ आ गई, यहाँ तक आ गई पाइप की लेंथ। अब जो बात समझाने जा रहा हूँ ना उसे बड़ा ध्यान से समझना। ये क्लियर हो गई ना बात, पूरी बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा देखो भाई, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है उसे हम क्या कहते हैं, नोट। नोट को जस्ट एन से शो कर रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आ रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, एंटी नोट, ए एन से शो कर रहा हूँ, ठीक है, ए एन से शो कर रहा हूँ। अच्छा देखो भाई, एक वेव पूरी बना देता हूँ आपके सामने में, एक वेव पूरी बना देता हूँ। एक पूरी वेव बना दी मैंने आपके पास। आपको ये कितनी वेव नज़र आ रही है, कितनी वेव नज़र आ रही है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/4 बन रही है। देखो यहाँ पर देखो, ये पूरी क्या है, इस चीज़ को दिमाग में रखा करो। ये पूरी क्या है, वेवलेंथ है, लैम्डा है भाई, है। यहाँ तक क्या होगी, यहाँ तक अगर मैं बोलूँ क्या है, लैम्डा का हाफ। देखो ना, ये आधा हिस्सा ये रहा, आधा हिस्सा ये रहा, लैम्डा का हाफ। यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ तक होगी लैम्डा अपॉन 2। तो आपके पास यहाँ तक की वेव आई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी वेव आई है, यानी ये हो गई लैम्डा अपॉन 2 हो गई भाई। लैम्डा अपॉन, सॉरी लैम्डा अपॉन 2 नहीं, लैम्डा अपॉन 4, लैम्डा अपॉन 2 थोड़ी ना होगा, यानी 25% वेव, 25%। ये थी 100%, बीच में से करा 50%, अब 50 को भी आधा कर दिया तो 25%, जिसे आप 1/4 करके लिखते हो, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई 1/4। अच्छा सेम यही चीज़ वहाँ पर भी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वेव है वो है 1/4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वेव भी 1/4 है, ठीक है। तो ये भी 1/4 है। अब 1/4 को ऐड करोगे तो कितना बनता है, 1/2। चलो करके देख लो। लैम्डा की फॉर्म में लिखना है सर, लैम्डा 1 = वैसे तो ये डायरेक्ट बता दिया जाता है, लेकिन मैंने तोड़ के इसलिए बताया ताकि आप वेव को देखना सीखो। ये वेव का 1/4% हिस्सा है, यहाँ पर देख लो, बात समझ आ रही होगी। यहाँ पर देखो, समझ में आ रही है ना बात। या चलो यहाँ से देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लो, ये भी 1/4 बन रहा है वेव का, ठीक है। ऊपर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, ठीक है। अच्छा उसके बाद मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। अच्छा देखो अब
1/4 मिलकर कितना बनाएगा, हाफ ऑफ वेव लेंथ। कैलकुलेट करके भी देख सकते हो आप लोग, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 और 4 और लैम्डा, तो ये 2 ये 4, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1/2 आ रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये लैम्डा नहीं है, ये लेंथ है, ये लेंथ लिखो इसे। लेंथ क्यों लिखवा रहा हूँ मैं इसे, ये देखो, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ किसके बराबर है, λ/4 λ/4, तो यानी ये L है, ठीक है, ये L है, ये L है आपके पास। समझ में आ गई बात, चलो माशाल्लाह से, बस यही चीज़ समझानी थी। यानी वेव लेंथ कितनी आई है, वेव लेंथ अगर आप देखो वेव की तो वो λ/2 आ रही है, और कैसे आई वो मैंने बता दिया। अच्छा अब यहाँ पर लिखो, इसको सेट करा दो, L के लिए सेट करा दो, तो L के लिए सेट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, λ1 इज इक्वल टू 2L, ठीक है, 2L आ गया। अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा था ना, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला आता है 1/f v इज इक्वल टू f लैम्डा, ये इस तरह याद रखो। अच्छा v वेलोसिटी है, और साउंड वेव की वेलोसिटी आपको पता है, जो हमने पीछे भी निकाली थी लैप्लास से, ठीक है, वो याद रखना 332, ठीक है, वो एक ख़ास कंडीशन पर थी, लेकिन यहाँ पर अलग भी आ सकती है, ज़्यादा कम हो सकती है। अच्छा f1 λ1, ठीक है। अच्छा हमें क्या चाहिए, f, तो यानी f को हम इधर ही रहने देंगे और v के नीचे लैम्डा ले आएंगे, ठीक है। अब v क्या है, वेलोसिटी। अच्छा हमारे पास क्या आ रही है, नीचे क्या आ रहा है, लैम्डा। लैम्डा क्या है हमारे पास, देखो लैम्डा है हमारे पास 2L, तो v इज इक्वल टू 2L, सॉरी लैम्डा क्या आ रहा है, हाँ हमारे पास 2L आ रहा है, ठीक है 2L, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये जो है वो आपका एक हिस्सा तो ड्राइव करके मैंने निकाल दिया। अच्छा अब देखो ये फर्स्ट के लिए आया है, यानी फर्स्ट हार्मोनिक के लिए आया है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड हार्मोनिक के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला याद रखना, ये है फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पहली सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो आपकी आई। अच्छा अगर सेकंड हार्मोनिक के लिए निकालोगे, सेकंड हार्मोनिक के लिए हो जाएगा जस्ट ये फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, सेकंड है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। याद रखना सेकंड हार्मोनिक को ही हम बोलते हैं फर्स्ट ओवर टून, ठीक है, यह भी आएगा फॉर न्यूमेरिकल में, फर्स्ट ओवर टून, ठीक है। तो फर्स्ट ओवर टून का क्या फॉर्मूला बना, 2V/2L, 2V/2L। अच्छा देखो ये क्या है, ये क्या है, ये F1 है, तो यानी मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 2F1। अब देखो होना तो ये चाहिए था कि मैं इस चीज़ को भी आपको डायग्राम बना के करके दिखाता, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको भी डायग्राम में शो कर सकते, तो इसलिए ये वाला जो सेकंड हार्मोनिक है ना, ये मैंने डायरेक्ट कराया है, और बुक में भी इन्होंने डायरेक्ट, बुक में तो बल्कि दिया ही नहीं है उन्होंने तो डायरेक्ट वो एन टर्म के लिए बता दिया है। लेकिन ये कैसे होगा कि आपके पास पाइप और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाने से क्या होगा कि आपके पास जो है वो 2 वेव पैदा होगी, यानी फुल वेव पैदा होगी। जब फुल वेव पैदा होगी तो इस तरह से आपके पास फार्मूला आ रहा होगा। यानी अगर आपको किसी भी हार्मोनिक की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है, फार्मूला n नंबर ऑफ हार्मोनिक, n नंबर ऑफ हार्मोनिक, ठीक है। अगर आप याद रखना थर्ड हार्मोनिक निकाल रहे हो तो ओवरटून कौन सी होगी, सेकेंड, यानी एक कम कर देना ओवरटून के लिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो यहाँ n आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1, ये फॉर्मूला आएगा आपके पास, ठीक है। समझ गए, ये तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, परेशानी नहीं है, बस यहाँ थोड़ी सी टेंशन होगी। देखो जैसे जैसे आप फर्स्ट हार्मोनिक के बाद, फर्स्ट हार्मोनिक था तो यहाँ 1 था, सेकंड हार्मोनिक है यहाँ 2 है, थर्ड हार्मोनिक होगा यहाँ 3 आ जाएगा, फोर्थ हार्मोनिक में यहाँ 4, तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा। समझ गए, ये ओपन पाइप का काम था।
क्लोज पाइप पे आ जाओ। ओपन पाइप का काम हो गया, क्लोज पाइप पे आ जाओ और उसे मज़ीद अच्छी तरह समझेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला होल रेडिकल टी अपॉन म्यू नहीं आएगा, वो तो स्ट्रिंग के लिए था, इसके लिए था। यहाँ पर वेलोसिटी जो हमने स्पीड ऑफ साउंड निकाली है वो आएगी। और याद रखना, साउंड 3 डायमेंशनल होता है, यानी हर तरफ फैलता है। जब शुरू होता है ना तो हर तरफ। फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने स्पीकर मेरी तरफ लगाया हुआ है तो सिर्फ मुझे ही साउंड सुनाई देगा, बराबर वाले को नहीं। उसको आवाज़ आएगी, हाँ हल्की आ रही होगी लेकिन आएगी ज़रूर आवाज़, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, जिस डायरेक्शन में स्पीकर है उसी डायरेक्शन में वेव होगी, और उसी डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा होगा तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, अब ओपन का तो बहुत अच्छा माशाल्लाह समझ आया होगा, क्लोज का समझते हैं। पाइप ओपन, अच्छा ये छोटी सी वर्डिंग लिखी हुई है स्टेशनरी वेव के बारे में, इसे भी देख सकते हो आप, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। पाइप क्लोज, अच्छा CLOSED, क्लोज एट वन एंड, END एंड। वर्डिंग पढ़ लेना बुक से, ठीक है, बुक में इसकी वर्डिंग लिखी हुई है। अच्छा देखो, मैंने आपको 3 हार्मोनिक्स सिखाने हैं और 2 ओवरटोन सिखाने हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं और फर्स्ट हार्मोनिक पे आ जाते हैं। देखो ये आपके पास पाइप है, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट मिनिमम आ रहा होगा। क्यों मिनिमम आ रहा होगा? क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन नहीं होगी। तो अगर मैं इसको डायग्राम में शो करूँ तो ऐसे शो होगा, ठीक है। और जहाँ पर पाइप खुला होगा वहाँ पर मैक्सिमम आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं आपके सामने एक वेव यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ज़रा मुझे इसको देख के बताओ कि ये वेव का कितना हिस्सा पैदा हुआ है अभी, वेव का। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ कि पता कैसे चलता है कि आपके पास कितना डिस्टेंस होगा, यानी कितनी लेंथ पर कितनी वेव लेंथ होगी, तो आपको जो है वो सुनाई देगी आवाज़। यहाँ पर आओ, एक एक्सपेरिमेंट से पता चलता है ये। समझो ये आपके पास एक ट्यूब है, ये आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ है जो कि लेंथ मेजर कर रहा है। यहाँ पर आपके पास ये पाइप, इस पाइप को आपने कनेक्ट किया हुआ है, इस पाइप को आपने एक वाटर बॉटल से कनेक्ट किया हुआ है। अब वाटर बॉटल से क्यों कनेक्ट किया हुआ है ये बताता हूँ, ठीक है। ये वाटर बॉटल से कनेक्ट है, ये पूरी एक पाइप कनेक्ट है। आप जैसे जैसे वाटर बॉटल को नीचे लेते जाओगे, यहाँ पर जो पानी का लेवल है ना, ये कम होता जाएगा। ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्स्ट्रा बात ज़रूर है, लेकिन आप ये समझने के बाद बोलोगे अच्छा अब ये ऐसे हुआ। जैसे वो न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो उसको आइडिया आया ना ग्रेविटी का, इसी तरह आपको आइडिया आ जाएगा ये क्लोज सिस्टम का। अच्छा, आपने क्या किया, इस बॉटल को नीचे किया। जैसे ही बॉटल को नीचे करोगे पानी उसमें चला जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, पानी नीचे चला गया, पानी नीचे चला गया, ठीक है। तो ये लेंथ आ गई आपके पास। यहाँ पर आपने एक स्पीकर लगाया हुआ था, यहाँ पर आपने एक स्पीकर लगाया। अब इस स्पीकर से नीचे आवाज़ गई, इस स्पीकर से नीचे आवाज़ गई, लेवल ऊपर है तो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, ज़्यादा अच्छी आवाज़ हमें नहीं मिल रही है। जैसे ही एक ख़ास लेवल पे आप नीचे गए, एक लेंथ L पे नीचे गए, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो आपकी वेव लेंथ हो जाएगी λ/4। जैसे ही λ/4 होगी तो यहाँ पर आपको मिलेगा एंटी नोट, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और आपको अच्छी आवाज़ सुनाई देगी। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, अब ये तो आपको पहली बार आवाज़ सुनाई दी, अब आपको और भी तो हार्मोनिक चाहिए ना, तो आप क्या करा, नीचे और मज़ीद नीचे गए। अच्छा, और मज़ीद नीचे गए, और नीचे गए, इतना नीचे गए, इतना नीचे गए कि आपके पास यहाँ पर ये पूरी एक वेव, एक मिनट को, यहाँ से है, यहाँ से ये आ गए, ठीक है। आप इतना नीचे गए, इतना नीचे गए कि आपके पास यहाँ पर दोबारा एंटी नोट आया, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आया, फिर एंटी नोट आया, सॉरी यहाँ पर नोड आया, फिर एंटी नोट आया, फिर नोड आया, फिर दोबारा एंटी नोट आ गया। तो फिर आपको एक और बार अच्छी आवाज़ सुनाई देने के लिए सुनाई दी। अच्छा, ये पानी का लेवल नीचे क्यों जा रहा है? आप वाटर बॉटल को नीचे लाते जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप वाटर बॉटल को इतना नीचे ले आए हो, तो जैसे जैसे वाटर बॉटल नीचे आती जाएगी पानी उसमें भरता जाएगा। ये आप अपने घर पे भी छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। इंशाल्लाह मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। बात समझ में आ रही है?
ये चीज़ हो रही होती है। और फिर स्केल से आप लेंथ मेजर करते गए कि कितनी लेंथ पे आपको आवाज़ आ रही है, ठीक है। चलो बस ये चीज़ दिमाग में रखना, बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा अब देखो ये कितनी वेव पैदा हुई है, वेव का कितना % हिस्सा पैदा हुआ है, फुल वेव पैदा हो गई है या वेव का 50% पैदा हुआ है या 1/4 पैदा हुआ है, यानी 25%। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से पता है लैम्डा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास हाफ ऑफ द लैम्डा होता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास लैम्डा अपॉन 4 होता है। ये कितना है? बिल्कुल सही सर, ये लैम्डा अपॉन 4 है। कैसे पता चला लैम्डा अपॉन 4 है? फॉर एग्जांपल ये वाला डिस्टेंस ये रहा है ना, उसके बाद क्या आया, एंटी नोड आया, ये देखो ये एंटी नोड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। तो यानी नोड से लेकर दूसरे एंटी नोड तक का डिस्टेंस होता है 1/4। तो ये भी याद रख सकते हो कि एक नोड है ए है और दूसरा एंटी नोड है एन है, ये ठीक है, समझ में आई बात। तो एल आपके पास किसके बराबर है? फर्स्ट हार्मोनिक के लिए एल आपके पास बराबर है लैम्डा अपॉन 4। माशाल्लाह, बस ये याद रखोगे ना, ज़िंदगी भर बात याद रहेगी। बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा मैं आपको, अच्छी तरह से बात एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा पाइप क्लोज एट वन एंड, तो एक तरफ से क्लोज है। अच्छा लैम्डा बताओ किसके बराबर है? एल किसके बराबर है? एल जस्ट बराबर है लैम्डा अपॉन 4। आपको पता है ये फर्स्ट हार्मोनिक है, यहाँ पे लिख लो, आ जाएगी, जगह हैगी, FIRST, फर्स्ट हार्मोनिक, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी इसी को कहोगे, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यह भी आपसे आगे पूछेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अब फर्स्ट हार्मोनिक है तो यहाँ 1 लगा दो, ठीक है, यहाँ तो ज़रूरत नहीं है, नीचे लगा दो। अच्छा एल के लिए, लैम्डा के लिए सेट करा दो 4L इज इक्वल टू लैम्डा का इन्वर्स, मतलब लैम्डा आ गया। अच्छा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सब बच्चों को अच्छी तरीके से याद है, एक बार लिखूंगा, बार बार इसी को यूज़ करूंगा। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, F1 है, लैम्डा 1 होगा, तो F1 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 1। तो फार्मूला क्या बनकर आया आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक का? चेक करो, F1 इज इक्वल टू V, तो V ही रहेगा, क्या आ जाएगा यहाँ 4 लैम्डा, याद रख पाओगे? जी सर, या सॉरी लैम्डा नहीं, L आएगा भाई, लैम्डा की जगह क्या आ गया? लैम्डा किसके बराबर है? 4L के बराबर है, ठीक है। V अपॉन 4L, वहाँ क्या आ रहा था 2L, यहाँ आ रहा है 4L, तो रटना मत, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा अब आ जाओ सेकेंड हार्मोनिक के लिए। सेकेंड हार्मोनिक को कहा जाता है फर्स्ट ओवरटून, जैसा कि मैंने बताया था। अच्छा अब ये डिटेल में लेके जाऊंगा, इधर टेंशन नहीं लो। सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटून। अच्छा यहाँ बना लेते डायग्राम। अच्छा होगा क्या, अभी मैंने आपको एक फिगर बना के दिखाया था, ये वही वाली बात हो रही है। छोटी फिगर बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा दूसरा फिगर भी इधर ही आ जाए, एडजस्ट हो जाए। अच्छा देखो यहाँ से ये क्लोज है, अब आपको लेंथ तो ये छोटी नज़र आ रही है, लेकिन ये लेंथ बड़ी है। चलो मैं बड़ी बना देता हूँ लेंथ, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अच्छा इसको रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको पता है क्या पैदा होगा, लेंथ अब बढ़ गई है, उतनी नहीं है, ज़्यादा हो गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा हो गई है, ठीक है। लेंथ आपके पास इतनी L आ गई, यानी ये कह लो डबल हो गई है, ये भी ठीक है बट। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा? नोट, यहाँ पर क्या आएगा? एंटी नोट, यहाँ पर क्या आएगा? नोट। अगर यहाँ पर नोट आ रहा है तो इसके बाद अगला आएगा एंटी नोट। अब इनको मिला दो, ये मैंने इसको मिलाया, 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 ये मैंने इसको मिलाया। देखा डायग्राम भी इसी तरह बनाई थी। कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि आपको अगला जो है वो मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल एक मैक्सिमम के बाद दूसरा मैक्सिमम आपको कब मिलेगा? जब हाफ ऑफ द वेवलेंथ कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आई? तीसरा हार्मोनिक बनाऊंगा तो ये पैटर्न बहुत अच्छा नज़र आएगा। देखो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, यहाँ पे लिख दो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, अभी तीसरा भी नीचे बना दूंगा। देखो भाई सिंपल सी बात है ना, तीसरा हार्मोनिक पहले हार्मोनिक के बाद दूसरा हार्मोनिक, पहले एंटी नोट के बाद दूसरा एंटी नोट कब मिलेगा?
जब आपकी पूरी एक वेवलेंथ रिपीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या है, लैम्डा अपॉन 4 है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये भी लैम्डा अपॉन 4 है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये भी लैम्डा अपॉन 4 है। लेकिन लैम्डा अपॉन 4 अगर कैलकुलेट करो तो लैम्डा अपॉन 2 के बराबर आता है। याद रखना, अगली हार्मोनिक यानी अगला हार्मोनिक, नेक्स्ट हार्मोनिक आपको हमेशा हाफ ऑफ द वेवलेंथ गुजरने के बाद मिलेगा। अब अगर मैं बोलूँ तीसरा हार्मोनिक मुझे कब मिलेगा, तो तीसरा हार्मोनिक मुझे जब मिलेगा जब इस तरह के 2 आ रहे हों लूप और इस तरह का एक लूप आ रहा हो। बना के दिखाऊंगा तो बात समझ आ जाएगी। समझ में आ रही है ना मेरी बात, ठीक है। आप एंटी नोट से भी देख सकते हो ना, अगला एंटी नोट कब आएगा, जब एक नोट आ जाएगा उसके बाद ही अगला एंटी नोट आएगा। खत्म बात, अब और ज़्यादा मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गई। अब देखो एल किसके बराबर है, इसको देखना, लैम्डा अपॉन 4 लैम्डा अपॉन 4 लैम्डा अपॉन 4। तो लैम्डा अपॉन 4 प्लस, अच्छा 2 बोलोगे क्यों, क्योंकि सेकेंड हार्मोनिक की बात कर रहे हो। लैम्डा अपॉन 4 और लैम्डा अपॉन 4। अच्छा इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2 अपॉन 4, ठीक है। लैम्डा के लिए सेट करा दो तो लैम्डा 2 ऐसे डिस आ गया। अच्छा देखो 4 उधर चला गया, 4 उधर चला गया, 4L, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4L डिवाइडेड बाय 3। कैसे हुआ, बात समझ में आ रही है। कुछ नहीं किया मैंने, लैम्डा 2 के लिए सेट कराया इक्वेशन को, तो 4 2L के साथ चला गया, मतलब 4 जो है वो L के साथ चला गया, 3 डिवाइड हो गया। अच्छा इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 1। अच्छा देखो ये तो 1 1 लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर रहा था, सेकेंड हार्मोनिक में ये 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो आप 1 ही लिख दो। तो F2 इज इक्वल टू V तो एज इट इज रहेगा, वेलोसिटी चेंज तो नहीं हो रही ना, और 4L, देखो 4L डिवाइडेड बाय 3, 4L डिवाइडेड बाय 3, लैम्डा की जगह क्या आ गया, 4L डिवाइडेड बाय 3। याद रखना ये सेकेंड हार्मोनिक के लिए क्या हो जाएगा, F2 V अपॉन L लैम्डा 2, ठीक है। ये याद रखना, बेसिक फार्मूला तो हमारे पास ये था ना, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसको दोबारा लिखने के बजाय हमने इसी फार्मूले को यूज़ कर लिया वहाँ पर, ठीक है। तो 3 उधर चला जाएगा, तो 3 सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 आ गया V और 4L। अब देखो V अपॉन 4L किसके बराबर है, F1 के। तो फार्मूला क्या ड्राइव होकर आया आपके पास, V3 निकालना है तो 3 अपॉन F1 कर लो, ये लो, ये फार्मूला आ गया आपके पास। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने V अपॉन 4L की जगह F1 को रखा है। चलो अब आ जाते हैं हम अपना तीसरी हार्मोनिक पर, जो कि हमारा आखिरी होगा। अच्छा यहाँ पे कर रहा हूँ इसके लिए काम में, मुझे बड़ी लेंथ चाहिए होगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी लेंथ चाहिए होगी मुझे। अच्छा थोड़ा सा मुझे जगह और चाहिए होगी, बिल्कुल ऊपर से काम करना है, ठीक है। अच्छा डायग्राम आप बिल्कुल एज इट इज़ बनाना जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये L हो गई आपके पास, ये आपका पाइप आ गया, ये आपका पाइप आ गया। अच्छा देखो ये आ गया आपका नोट, ये आ गया आपका एंटी नोट, ये आ गया आपका एक और नोट, इसके बाद दोबारा आपका आएगा एंटी नोट। यहाँ तक आप काम कर चुके हो ऊपर। मैंने क्या कहा था, दोबारा आपका एंटी नोट कब रिपीट होगा, इस वाले एंटी नोट के बाद दोबारा नोट कब, एंटी नोट कब रिपीट होगा, जब नोट आ जाए, और जब नोट आ जाए और दोबारा फिर एंटी नोट आ जाए, दोबारा फिर एंटी नोट आ जाए। तो देखो ये आ गया आपका, ठीक है, देखो ये लो, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या हो गया, लैम्डा अपॉन 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास लैम्डा अपॉन 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा अपॉन 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा अपॉन 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा अपॉन 4। तो लैम्डा अपॉन, बहुत छोटा लिख रहा हूँ मैं, नीचे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे लिख देता हूँ। देखो लैम्डा अपॉन 4, अच्छा लैम्डा अपॉन 4, लैम्डा अपॉन 4, लैम्डा अपॉन 4। आपने लैम्डा अपॉन 4 की फॉर्म में ही कैलकुलेशन करनी है। कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा अब आपकी आएगी थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन।
THIRD, थर्ड हार्मोनिक, और सेकंड ओवरटून। पहले फर्स्ट आ गई, अब सेकंड आ गई, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट हार्मोनिक आपका ये लिखा हुआ, तो आप इसे देख सकते हो। अच्छा, तो अब L क्या आएगा आपका? L आपकी काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन में आएगा। लैम्डा 3 लिखोगे आप, 2 नहीं लिखोगे, ठीक है। 2 आप कर चुके हो, तो 4 लैम्डा 3 और 4 लैम्डा 3 और 4 लैम्डा 3 और 4 लैम्डा 3 और 4, ठीक है। एलसीएम ले लो इन सब का, तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर तो सब में सेम आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 लैम्डा 3 अपॉन 4। आप कैलकुलेटर से जस्ट ले सकते हो, या आपको वैसे भी ये कैलकुलेशन आती है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप, ठीक है। थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं क्योंकि नीचे जगह चाहिए होगी। थोड़ा एडजस्ट करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारा एक ही जगह काम हो जाए ना, तो साफ सुथरा हो जाता है। अच्छा, अब लैम्डा के लिए सेट करा दो, तो लैम्डा 3 यहाँ आ गया, 4L हो गया और 5 हो गया, ठीक है। 4L के साथ चला गया, 5 नीचे आ गया। अच्छा, पुट इन इक्वेशन 1। अच्छा, देखो ये 1 और 1 के लिए है, अब ये 3 और 3 के लिए हो जाएगी, तो क्या होगा आपका? F3 इज इक्वल टू V, और लैम्डा 3 क्या हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा लैम्डा 3 की जगह 4L, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। ये लो, मैंने लिख भी दिया ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो 4L 5 अपॉन 5, रेसिप्रोकल कर दो, F3 इज इक्वल टू 5V अपॉन 4L। V अपॉन 4L अगेन आप अच्छी तरीके से जानते हो किसके बराबर है? F1 के। तो आपके पास क्या आया? F3 क्या आ रही है आपके पास? 5F1। जनरल फार्मूला क्या होगा? जनरल फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, तो जनरल फार्मूला होगा आपके पास, जनरल फार्मूला से मुराद है कोई भी हार्मोनिक निकाल सकते हो आप उससे। तो जनरल फार्मूला आपके पास बना Fn। देखो, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ भी ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ 2 है तो देखो यहाँ 3 आ रहा है, अगर ये 3 है तो 5 आ रहा है, ठीक है, यानी ऑड नंबर आ रहा है। और ये आ गया n ऑड नंबर रखोगे हमेशा, और F1, ठीक है। और n क्या है आपके पास? ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 7 और इसी तरह सो ऑन, आगे ऑड नंबर। तो ये थी आपके पास इसकी कैलकुलेशन, काफ़ी बड़ी इसकी कैलकुलेशन रही, लेकिन मैंने पूरा मतलब डिटेल में जाकर इसे समझाया है। आई होप आपको बात अच्छी समझ में आई हो, नहीं आई हो तो पूछना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। अच्छा, तो उम्मीद है अब न्यूमेरिकल कराता हूँ, ठीक है। देखिए, न्यूमेरिकल आपके सामने चल रहा है, इसको भी देखते ना, मैं बताता भी रहता हूँ। फिगर मुझे ज़रूरत नहीं होगी ड्रॉ करने की, क्योंकि अभी अभी आपने टॉपिक समझा है, तो फिगर आपके लिए क्लियर होगी, आई होप, ठीक है। अच्छा, देखो कहते क्या है, गिवन डेटा में लिख लेते हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, जस्ट फार्मूला आपने लगाना है, ठीक है। और यकीन मानना, पेपर में गिवन डेटा टू फाइंड की हेडिंग मस्ट डालना, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसे इग्नोर नहीं करना। गिवन डेटा और टू फाइंड, यानी आपने आंसर क्या देना है। अ पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ, पाइप की लेंथ इन्होंने बता दी, यानी एल की बात कर रहे हैं, 2.46 मीटर करके दी हुई है। अच्छा, 2 पार्ट हैं सवाल में, ए और बी। सबसे पहले ए पार्ट देख लेते हैं। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक एंड द, फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बतानी है, फर्स्ट हार्मोनिक यानी F1 मांग रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने कहा है फर्स्ट 2 ओवरटून। फर्स्ट 2 ओवरटून से मतलब F2 एंड F3, ठीक है। याद रखना, मैंने अभी आपको 2 ओवरटून बना के दिखाए भी थे, तो ये इन्होंने मांगा है आपसे। अच्छा, ये इन्होंने बोला है ओपन पाइप के लिए, ठीक है, ये कंडीशन आपके लिए ओपन पाइप के लिए, इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगे लिखा हुआ इफ़ द पाइप इज़ ओपन, ठीक है, ये ओपन पाइप है, क्योंकि इसके लिए अलग फॉर्मूले होंगे, ओपन पाइप। चलो, ये आ गया। वेलोसिटी तो दोनों के लिए सेम रहेगी और लेंथ भी सेम रहेगी, 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये पर सेकेंड बनाया मैंने, आई होप पर लग रहा हो आपको। चलो, अच्छा, उसके बाद कहते हैं डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं, ये क्लोज के लिए होगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैं बता चुका हूँ, F1 होती है,
मोड ऑफ फर्स्ट ओवरटून, फर्स्ट टू ओवरटून, यानी ये F2 भी मांग रहे हैं और F3 भी मांग रहे हैं। अच्छा अब देखो ओपन के लिए उसे F1 F2 F3 लिख दो, क्लोज के लिए इस पर प्राइम लगा दो, ठीक है, ये लो फ़र्क हो जाएगा। ये क्लोज के लिए आगे लिखा हुआ भी है वर्ड क्लोज, CLOSE क्लोज पाइप, एक एंड क्लोज होगा, देखो आगे लिखा हुआ है फॉर क्लोज पाइप। अच्छा नीचे वाला जो सवाल है वो तो जस्ट जवाब देना है आपको, तो वो भी बता दूंगा। अच्छा चलो सोल्यूशन करते हैं, पाइप ओपन के लिए काम करते हैं, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये आपने फॉर्मूला करा है इसका, जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा था FN = NF1, यही फॉर्मूला पढ़ा था ओपन पाइप के लिए, ये यहाँ लिख लो ओपन पाइप, ओपन पाइप। अच्छा ओपन पाइप में F1 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, F1 की वैल्यू आई थी V/2L, ठीक है। पीछे लेक्चर को देखो आपको बात समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे पुट कर दो F1 को डायरेक्ट, तो आपके पास FN = N और यहाँ आ गया V/2L, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आगे हम कैलकुलेशन करते हैं, F1 F2 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा मैंने बताया है अगर F1 पता कर रहे हो तो N की वैल्यू क्या होगी, फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक को जस्ट आप F1 भी लिख सकते हो, यानी N की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। अच्छा तो F1 यानी N की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ भी 1 आ जाएगा। V कितना दिया हुआ है 344 डिवाइड में 2L, 2 कितना दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है 2.46, ठीक है। तो ये F1 आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, देखो 344 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2.46, द आंसर इज 69.91 हर्ट्ज, ठीक है, ये लो। अच्छा अब इसी तरह से आपने F2 पता करना है, फॉर F2। अच्छा F2 को लिख लेना, सेकेंड हार्मोनिक है और सेकेंड हार्मोनिक के साथ ये फर्स्ट ओवरटून होती है, फर्स्ट ओवरटून। फॉर्मूला क्या होगा, N = 2 होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F2 = 2, V क्या दिया हुआ है 344 डिवाइड 2 और 2.46 और ये, तो यहाँ लिख लो 2 मल्टीप्लाई 344 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2.46, द आंसर इज 139, ठीक है, आंसर लिख लो 139.83 हर्ट्ज। अच्छा ये फर्स्ट ओवरटून थी, फर्स्ट ओवरटून को सेकेंड हार्मोनिक भी कहते हैं, याद रखना। अच्छा फॉर, ये सारा काम ओपन पाइप के लिए हुआ है, ओपन पाइप। अच्छा फॉर F3 और सेकेंड ओवरटून, तो FN = 3, तो F3 = यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 344 2.46 और डिवाइड, तो F3 देखो क्या आ रहा है आपके पास, ये देखो ये आ रहा है F3 209.75, ठीक है, ये लो। तो ये आपके दोनों पार्ट्स, मतलब इसके ओपन पाइप के तो सारे पार्ट हो गए। अब क्लोज पाइप की तरफ चलते हैं। क्लोज पाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में भी आ सकता है, ठीक है, छोड़ना मत इसे। चलो अच्छा अब क्लोज पाइप की तरफ आते हैं। मैंने जब ही कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, PIPE पाइप। अच्छा क्लोज पाइप का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, चलो फंडामेंटल
फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या रहेगी यहाँ पर, फॉर्मूला देख लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, हमने क्या पढ़ा था, ये इसी तरह लिखते हैं, एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन, और एफ वन क्या था यहाँ पर, वी अपॉन 4L, है ना। तो एफ एन इज इक्वल टू एन और वी अपॉन 4L, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट करता रहना, आपका आंसर अच्छी तरह से वाज़े आ जाएगा, यहाँ पर कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। अच्छा, N1 है, मैंने ऊपर लिख दिया था, तो 1 इज इक्वल टू 1 और 3 4 4 4 और 4 2.46, तो F1 क्या आ रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई 344 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 2.46, आंसर इज 34.95 हर्ट्ज। अच्छा, अब हम करते हैं फॉर फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक, फॉर फर्स्ट ओवरटून, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटून। जस्ट n इक्वल टू 2 पुट करोगे इधर, तो F2 इज इक्वल टू 2 V अपॉन 4L। अगर वैल्यू पुट करना चाहो तो वो भी पुट करके लिख सकते हो, यहाँ पुट कर लो, 344 डिवाइडेड बाय 4 2.46, ये आंसर आ गया। तो F2 इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ हमने पढ़ी थी, ऑड नंबर आएगा, n इक्वल टू 2 तो ठीक है, लेकिन ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर नहीं आ सकता, ऑड नंबर रखा जाएगा। n हमने पढ़ा था क्लोज पाइप में, n की वैल्यू हमेशा ऑड आएगी, इवन नहीं आएगी। मतलब ये वाला n तो ठीक है 1 2 चलेगा, लेकिन ये वाला n 3 1 3 5 7 चलेगा, ठीक है। तो 3 रख के सॉल्व करना, 104.87 हर्ट्ज, ये हेलिडे रेस्निक से लिए गए सवालात। अच्छा, अब आ जाओ फॉर सेकेंड ओवरटून पर, तो n की वैल्यू आप रखोगे 3, तो मतलब n की वैल्यू यहाँ तो 3 आएगी, लेकिन यहाँ पर 5 आएगी, याद रखना ऑड नंबर आएगा, तो 5 V अपॉन 4L, तो F3 5 3 4 4 4 और 2.46, जस्ट कैलकुलेट, F3 इक्वल टू, तो ये आ रहा है आपके पास 174.79 हर्ट्ज। देखो ये कितने बड़े बड़े सवाल आते हैं। चलो ये हो गए, इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, एक बार इसमें मैच भी कर लेता हूँ, ठीक है या गलत है। अच्छा हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं अभी हाथों हाथ, ठीक है। यहाँ हमने 1 रखा है, तो ये इसको सॉल्व किया, ये आ गया, यहाँ हमने 3 रखा है, सही सॉल्व करा, ठीक है, सही है, सही आया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आई हो तो ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा। अब यहाँ पर ये तो हमारे काम क्लियर हो गए हैं, अब हमने इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, तो यहाँ पर इसको रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद।